सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैप्टर। आज हम चैप्टर नंबर 9 टाइप्स ऑफ लैंडिंग पढ़ेंगे। टोटल में हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हमारी कंप्लीट स्टैटिस्टिक बैंकिंग अवेयरनेस का। तो आज चैप्टर 9 स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ लैंडिंग। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज हम इसमें पढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अकाउंट, फिक्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, EMI, मॉरिटोरियम एंड अमोरिटाइजेशन, कोलेटरल सिक्योरिटी, लेजर एंड लेसी, बेलर एंड बेली। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और ये बहुत ना इम्पॉर्टेंट होगा हमारे अपकमिंग बैंक एग्जाम्स में। इंटरव्यू वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें ना कभी भी पूछी जा सकती है कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, बेलर बेली क्या होते हैं, ये कुछ भी देखो पूछा जा सकता है। तो हम इसको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अकाउंट के साथ। ठीक है, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताता हुआ चलूँगा। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अकाउंट स्टार्ट करते हैं। अ बोरोवर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड अप टू द क्रेडिट लिमिट गिवन बाय द बैंकर। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब है बोरोवर बैंक द्वारा दी गई क्रेडिट लिमिट तक जब चाहे तब पैसा विड्रॉल कर सकता है। द बोरोवर कैन रिपे द अमाउंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन एंड द इंटरेस्ट विल बी चार्ज ओवर द अमाउंट बोरोड ओनली। बोरोवर बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग पैसा वापस कर सकता है और इंटरेस्ट सिर्फ उतने अमाउंट पर लगेगा जितना अमाउंट उसने यूज़ किया होगा। If the credit limit is 30 lakh and the borrower withdraws only 15 lakh, he is required to pay interest only rupees 15 lakh up to the date of the repayment. इसका ये मतलब है अगर बैंक ने 30 लाख की क्रेडिट लिमिट दी है और बोरोवर ने 15 लाख विड्रॉ किए हैं तो इंटरेस्ट भी सिर्फ 15 लाख पर ही लगेगा। ओके, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बोरोवर। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये फैसिलिटी बोरोवर को फ्लेक्सिबिलिटी देती है क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा विड्रॉ और रीपे कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन दिस टू अकाउंट्स, यहाँ पे अब हम ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट के बीच का डिफरेंस समझेंगे। द डिस्टिंग्विशन बिटवीन एन ओवरड्राफ्ट एंड अ कैश क्रेडिट इज लाइक सिक्योरिटी। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट का मेन डिफरेंस सिक्योरिटी कोलेटरल का होता है। ओके, व्हेन द एडवांस इज सिक्योर्ड बाय द प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट, इट इज ट्रीटेड एज अ कैश क्रेडिट अकाउंट। इसका ये मतलब है अगर लोन, गुड्स या स्टॉक को प्लेज या हाइपोथेटिकेशन करके दिया जाता है तो उसे कैश क्रेडिट अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट अकाउंट के बारे में सारे टर्म्स। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर फिक्स एंड फ्लोटिंग पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट के बारे में ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। इंटरेस्ट इज फिक्स्ड फॉर द होल टेन्योर फॉर लोन पीरियड 15 to 20 ईयर्स। इसका ये मतलब है लोन लेने के बाद पूरा लोन पीरियड 15 से 20 साल या जितना टेन्योर हो तक इंटरेस्ट रेट सेम रहता है। आगे बात करते हैं। इट इज़ नॉर्मली फिक्स्ड एज एन इंसेंटिव रेट प्लस 13%। देखो, फिक्स इंटरेस्ट रेट को बैंक एक बेस इफेक्टिव रेट के साथ कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज जोड़कर फिक्स करता है और बाद में इसे चेंज कर देता है। Normally, interest will be slightly higher than that the floating interest as it's difficult to analyze the economic situation of the entire loan period. इसका ये मतलब है फिक्स इंटरेस्ट रेट नॉर्मली फ्लोटिंग रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बैंक फ्यूचर के इकोनॉमिक चेंजेस का रिस्क पहले इंक्लूड कर देता है। आगे बात करते हैं। एज द इफेक्टिव चेंजेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चेंजेस। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? एक मिनट रुकना ज़रा। हाँ, इसका सिर्फ ये मतलब होता है, शायद ये मैंने पढ़ा दिया था ना। हाँ, ऐसा इफेक्टिव चेंज वाला चल रहा था। तो देखो, जब भी रेपो रेट या बेंचमार्क रेट चेंज होता है तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, द फिक्स इंटरेस्ट रेट विल बी स्लाइटली हायर देन द फ्लोटिंग इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हो दोस्तों? नॉर्मली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फिक्स इंटरेस्ट रेट से कम होता है लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से बदल जाता है। नॉर्मली बैंक्स वेरी द रीपेमेंट पीरियड बाय कीपिंग द EMI कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब है? फ्लोटिंग रेट लोन्स में बैंक्स EMI को सेम रखते हैं लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़कर है तो लोन के टेन्योर, रीपेमेंट पीरियड कम या ज़्यादा हो सकती है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पे जिसमें हम पढ़ेंगे EMI। अब हम पढ़ेंगे EMI के बारे में। रेड बढ़िया नहीं लग रहा है यार, येलो यूज़ करते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे EMI के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल EMI का फुल फॉर्म होता है इट इज़ एन इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये इसका फुल फॉर्म होता है और ये लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। इट इज़ द फिक्स अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर ऑन द स्पेसिफाइड डेट एवरी मंथ। इसका ये मतलब होता है कि बोरोवर हर मंथ एक फिक्स डेट पर बैंक लेंडर को एक फिक्स अमाउंट पे करता है। इसी फिक्स मंथली पेमेंट को EMI कहते हैं। आगे बात करते हैं। EMI इज़ नॉर्मली कॉन्स्टेंट।
इसका ये मतलब है कि ईएमआई कांस्टेंट रहती है, हर मंथ ईएमआई अमाउंट जनरली नहीं बढ़ता है। इट इंक्लूड्स बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों इंक्लूड होता है। द स्केड्यूल इंडिकेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज अमोरिटाइजेशन शेड्यूल। तो देखो, जो लिस्ट या टेबल ये बताती है कि ईएमआई में कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है, उसे अमोरिटाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, अमोरिटाइजेशन मीन्स स्प्रेडिंग पेमेंट्स ओवर मल्टीपल पीरियड। अब इसका ये मतलब होता है कि अमोरिटाइजेशन का मतलब है कि लोन्स की पेमेंट को कई मंथ्स या ईयर्स में डिवाइड करके धीरे धीरे रीपे किया जाए। ठीक है, अब बात करेंगे, अब अभी सोच रहे हो कि इसका मतलब तो बता दूं, तो इसके नीचे पूरा इसी के ऊपर टॉपिक है। ओके, तो मोरेटोरियम और एंड अमोर्टाइजेशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेडी है। द मोरेटोरियम पीरियड मीन्स द पीरियड वंस विल बी रिक्वायर्ड टू पे बैक द लोन, नॉर्मली नोन एज द ग्रेस पीरियड बाय द बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि मोरेटोरियम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें बोरोअर को लोन की ईएमआई या रीपेमेंट नहीं करना पड़ता। इसी बैंक द्वारा दिए गए ग्रेस पीरियड भी इसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज द सिचुएशन ऑफ एन फ्लड अ जेन्युइन रीजन फॉर द लॉस ऑफ बिजनेस। इसका ये मतलब हुआ जैसे फ्लड, नेचुरल डिजास्टर, बिजनेस लोन की सिचुएशन में बैंक बोरोअर को कुछ टाइम के लिए ईएमआई ना भरने की परमिशन दे देता है। ठीक है, इट गिव्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ एमोर्टाइजेशन एंड मोरेटोरियम। इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि मोरेटोरियम में कुछ समय तक ईएमआई से रिलीफ मिलता है, और अमोर्टाइजेशन का मतलब लोन के बाद में रेगुलर ईएमआई के थ्रू धीरे धीरे रिपे करना होता है। अब हम फिफ्थ टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। फिक्स प्रॉपर्टी और अदर असेट्स द बोरोअर ऑफर्स टू द लेंडर टू सिक्योर अ लोन। ओके, अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है बोरोअर बैंक से लोन लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूएबल असेट सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखता है। Since the lender can recoup losses in case the borrower fails to repay, the interest rates will be less in comparison to unsecured loans. अगर बोरोअर लोन वापस नहीं करता तो बैंक कोलेटरल को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इसी वजह से कोलेटरल वाले लोन्स का इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कम होता है। Hence the interest rates on personal loans and interest rates on the balance of credit card transactions beyond on the grace period and more because of a no collateral security। देखो, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट ग्रेस पीरियड के बाद पर इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनमें कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। लास्ट में बात करते हैं, इफ़ देयर इज़ नो कोलेटरल सिक्योरिटी द लोन इज़ नोन एज अ अनसिक्योर्ड लोन और सिग्नेचर लोन। देखो, अगर लोन के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो उस लोन को अनसिक्योर्ड लोन या सिग्नेचर लोन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। इसके बाद हमें दिख रहा है लेसर और लेसी के बारे में पढ़ते हैं। बस लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, फिर ये टॉपिक मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेसर एंड लेसी के बारे में पढ़ते हैं। द लेसर लैंडलॉर्ड इज द राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। देखो, लैंडलॉर्ड वो पर्सन होता है जो प्रॉपर्टी का असल और लीगल ओनर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाय मेकिंग वन टाइम पीरियोडिक पेमेंट द लेसी गॉट द राइट टू यूज इट। लेसी वो पर्सन होता है जो रेंट या पीरियोडिक पेमेंट करके प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट पाता है। ठीक है, द लीज एग्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ओनली। ये छोटा था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा ये। लीज एग्रीमेंट हमेशा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 साल, 5 साल या फिर यू कैन से 10 साल। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना, लेसर जो होता है वो ओनर होता है, लेसी जो होता है वो यूजर होता है, या यू कैन से टेनेंट, जो किराएदार समझ सकते हो। पेमेंट वन टाइम करो या पीरियोडिक, और लीज क्या होती है? फिक्स पीरियड एग्रीमेंट होता है, एफपीए। ओके, अब आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बेलर एंड बेली के बारे में, फिर हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा टाइप्स ऑफ लेंडिंग का। बेलर एंड बेली के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ से। बेलमेंट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पोसेशन ऑफ एन असेट और प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसका ये मतलब है, बेलमेंट का मतलब होता है असेट या प्रॉपर्टी का पोसेशन या फिर यू कैन से कब्जा को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए टेम्पररी तौर पर किसी दूसरे पर्सन को देना। आगे बात करते हैं। ओनरशिप लाइज विद द बेलर। प्रॉपर्टी का असल ओनर बेलर ही रहता है, ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होती। बेली कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी। बेली को सिर्फ प्रॉपर्टी की कस्टडी, देखभाल की दी जाती है, वो उस प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता है। गॉट इट। लास्ट पॉइंट, बेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग एंड
इवेंचुअल रिटर्न। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर्टी को सेफ रखे और काम खत्म होने के बाद वापस बेलर को रिटर्न करें, ठीक है। अब याद रखना, बेलर जो होता है वो आपका ओनर होता है, बेली जो होता है वो टेम्पररी कस्टडियन होता है। ओनरशिप कभी चेंज नहीं होती है। बेलर कभी भी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता। बेलर बल्कि क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को सिर्फ सेव रख सकता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसको रिटर्न कर सकता है ना। चलो अब लास्ट में, ये मुझे पता था यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। चलो यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में देखो, आज हमने प्रॉपर 9 चैप्टर टाइप्स ऑफ लैंडिंग पढ़ा, जिसमें हमने कैश क्रेडिट और एमोर्टाइजेशन, मॉरिटोरियम, लेजर लेसी, बेलर बेली के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी केस आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए ही है, आप उसमें बढ़िया तरीके से मुझे बता देना कि ये चीज़ समझ में नहीं, उसका एक अलग ही सीरीज़ बोल रहा हूँ, एक अलग ही वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी, ठीक है। और अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आपको करना है क्या। और बाकी फिर मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। अब इसके बाद हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 9 कंप्लीट होने का चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।